हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो विद्युत धारा का ये 7वां वीडियो है जिसमें आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है ब्रिजस्टोन सेतु। ये लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक आप इसे पढ़िएगा और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं सबसे पहले ब्रिजस्टोन सेतु। ठीक है, ब्रिजस्टोन सेतु। ठीक है, तो ब्रिजस्टोन सेतु है क्या। सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है ब्रिजस्टोन सेतु है क्या। ठीक है, तो देखिए ब्रिजस्टोन सेतु एक प्रकार का, मान लीजिए एक प्रकार का क्या है, ये एक परिपथ है। ठीक है, तो इसे हम सबसे पहले एक फिगर के माध्यम से हम आपको बताएंगे, उसके बाद इसको कथन में आपको लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, कि ब्रिजस्टोन सेतु का कथन क्या है। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से इस फिगर को समझना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम इसका फिगर। ठीक है, तो ब्रिजस्टोन सेतु ऐसे, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको ये क्या है। ठीक है, देखिए अभी मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा और बना लो फिगर। ठीक है, ये हो गया देखिए सबसे पहले ये एक प्रकार का चतुर्भुज की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये ए बी सी और डी, समझिएगा। आपका कथन तो ऐसे ही याद हो जाएगा, ब्रिजस्टोन सेतु है क्या। ठीक है, तो उस पर फोकस अभी नहीं करना है आपको। मैं विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो के एंड तक आपको बहुत ही अच्छे से इसका कथन और इसका प्रूफ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसका चिंता मत कीजिए, आप यहाँ पे फिगर पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये देखिए ए बी सी डी, ये एक प्रकार का चतुर्भुज है कि नहीं। और इसी चतुर्भुज पर इसके जो भुजाएं हैं, इस पर हमने क्या लिया है, इस पर हमने प्रतिरोध लिया है पी क्यू आर और एस। इसी पर इस चार चतुर्भुज के चार जो संलग्न भुजाएं हैं, इसके संलग्न ये है, मतलब साथ लगे भुजाएं जो हैं, इसके संलग्न भुजाओं पर हमने चार प्रतिरोध लिया है कि नहीं, पी क्यू आर एस। ठीक है, लिया है। ठीक है, तो अब जब इसमें क्या किया है, इसके एक विकर्ण में धारा मापी लगाया है। ये क्या है, धारा मापी जी है। ठीक है, मतलब गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, धारा मापी। और दूसरे विकर्ण में हमने कुंजी तथा बैटरी सेल को लगा दिया है। ये क्या है, सेल है। ये क्या है, ये कुंजी है। नाम को आपको याद रखना है। ठीक है, ये कुंजी है, ये सेल है। ठीक है, अब जब इसमें इस परिपथ में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, जब हम इस परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें I1 धारा प्रवाहित होता है और इसमें, ठीक है, इसमें I1 धारा प्रवाहित होता है। और यहाँ पर आकर ये गैल्वेनोमीटर है, तो यहाँ पे IG, और इसमें आता है तो इसमें I2 धारा प्रवाहित होता है। समझ में आया। जब यहाँ से धारा जा रहा है तो इसमें I1 प्रवाहित होगा, और यहाँ से गया तो इधर I2 प्रवाहित होगा इस परिपथ में। और ये जो गैल्वेनोमीटर जो G है, इसके लिए ये धारा क्या हो जाएगा, IG प्रवाहित होगा। G क्या है, गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित ऐसे हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से जब इधर से चला गया तो इसका मतलब इधर भी तो जाएगा, तो इधर I3 धारा प्रवाहित होता है, इधर I3, और यहाँ से जाकर इधर क्या होता है, इधर I4 धारा प्रवाहित होता है। और इसमें से इधर से तो आ ही रहा है, तो इधर से धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, इधर से धारा आ रहा है और इधर से सिंपल से गया ऐसे I3, और यहाँ से फिर से आगे बढ़ा तो क्या हो गया, I4 हो गया। ठीक है, तो ये जो हम आप समझ रहे होंगे कि यहाँ से कैसे कैसे मतलब जा रहे हैं, तो इसको समझने से पहले ना आपको किरचॉफ का नियम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने इससे पहले वीडियो में
मैंने बता दिया है आपको किरचॉफ का नियम, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको किरचॉफ का नियम अच्छे से अगर पता होगा ना, ठीक है, उसका मतलब पूरा किरचॉफ का तो नियम नहीं मतलब उतना जरूरी नहीं है, परंतु उसका जो चिन्ह परिपाटी है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद वहां पे जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं लिख दूंगा क्लास 12 ऑल वीडियो प्लेलिस्ट, ठीक है। वहां पर जाकर आप किरचॉफ के नियम को जाकर अच्छे से देखकर और वहां उसको देखने के बाद फिर से आपको इसको देखना है, ठीक है। तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस फिगर में बस आपको ये देखना है कि हमने एक चतुर्भुज लिया है ABCD और इस चतुर्भुज के जो 4 संलग्न भुजाएं हैं, संलग्न भुजाओं पर PQRS 4 मतलब क्या लिया है, प्रतिरोध लिया है। और जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें I1 धारा, इसमें I2 धारा प्रवाहित होता है और इधर I3 और इधर I4 धारा प्रवाहित होता है। ये केवल आपको बात समझना है। तो व्हीटस्टोन सेतु का कथन है क्या, ठीक है। इसका कथन आपसे पूछ लिया जाता है, कथन, ठीक है। सबसे पहले तो कथन लिखना है ना, व्हीटस्टोन सेतु में हमें कथन लिखना है। तो याद रखेंगे कथन में आपको लिखना है, कथन इसका यही है PQ = RS, यही इसका कथन है, ठीक है। यही इसका कथन है, यही से हम इसका कथन कहेंगे, ठीक है। तो कैसे कहेंगे कथन, देखिए आपको कहना क्या है, देखिए समझिएगा, ठीक है। आपको कहना है यदि 4 प्रतिरोध, ठीक है, देख रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 क्या है, प्रतिरोध है, मतलब PQRS, ठीक है, प्रतिरोध है, ठीक है। तो हमको कहना है, सुनिएगा, हमें क्या कहना है कि यदि 4 प्रतिरोध PQRS किसी चतुर्भुज के 4 संलग्न भुजाओं पर स्थित हैं। देखिए चतुर्भुज है, ये क्या है, ABCD, ये चतुर्भुज है और ये एक भुजा होगा, ये एक भुजा, ये एक भुजा और ये एक भुजा, ये क्या है, 4 भुजाएं हैं ना, ये 4, ये भुजा, ये भुजा, ये चारों भुजाएं हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए कहा जा रहा है संलग्न भुजाएं। तो हमने क्या कहा कि किसी चतुर्भुज यदि 4 प्रतिरोध PQRS किसी चतुर्भुज के 4 संलग्न भुजाओं पर स्थित है तथा इसके एक विकर्ण पर धारामापी तथा इसके दूसरे विकर्ण में कुंजी तथा सेल लगे हों, तब धारा प्रवाहित करने पर धारामापी का विक्षेप 0 हो, अर्थात सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तब चतुर्भुज के 2 संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात, देखिए यहाँ पे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 चतुर्भुजों पे लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही तो आपको कहा गया है कि आपको क्या कहा जा रहा है कि किसी चतुर्भुज के 2 संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, इक्वल होता है। यही तो आपको बताया जा रहा है ना। तो आपको एक बार में सुनने से आपको क्लियर नहीं हो गया होगा, ये हम भी जानते हैं कि आपको एक बार सुनने से, आपका पहले बार है तो ये पहली बार है तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि एक बार में आपको कथन याद हो जाए, ठीक है। परंतु आपको मैं आपको 2-3 बार यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है ना तो वीडियो को बार बार रिपीट करके सुनिएगा। अगर आपको समझ में भी आ जाता है ना तो कथन को, वीडियो को पॉज करके और कथन को स्वयं अपने आप से वहाँ पे बोलिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो फिर से बैक कीजिएगा, फिर से सुनिएगा। जैसे आप सुनकर अगर याद करेंगे ना तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, और ऐसे पढ़ के याद करेंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है, थोड़ा सा कठिन होगा, ठीक है। तो सुनकर ही याद कीजिए और समझ कर याद कीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, देखिए हमने सबसे पहला आपको टॉपिक दिया कि 4 प्रतिरोध है PQRS और 4 ही संलग्न भुजाएं हैं, तो 4 संलग्न भुजाओं पर स्थित है, देख रहे हैं स्थित है ना। और इसके एक विकर्ण ये है, B एक विकर्ण है, तो B विकर्ण में क्या है, धारामापी, तथा इसके दूसरे विकर्ण में हमने कुंजी तथा सेल को लगा दिया है। तब जब सेल के द्वारा हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें धारामापी का विक्षेप 0 होता है, मतलब इसमें IG जो धारा आती है वो ना मात्रा में आती है। एक तरह से कहा जाए कि इतनी कम मात्रा में आती है ना कि इस जो धारामापी का विक्षेप हो रहा है, जो सुई है ऐसे हिलता भी नहीं है, मतलब विक्षेपित नहीं होता है, ये एक जगह स्थित ही रहता है। ऐसे अगर देख लिया जाए तो ऐसे कहा जाए कि इसमें धारा ही प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है सेतु संतुलन की स्थिति में हो, ठीक है, मतलब धारामापी के विक्षेप 0 हो अर्थात सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तब 2 संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात मतलब बटा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 2
चतुर्भुज के दो चतुर्भुज है ना, तो चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, इक्वल होता है। यही तो आपसे कहा जा रहा है। तो आपको सीक्वेंस में बोल रहा हूं, ठीक है, आपको समझता है, ठीक है। तो देखिए कैसे कहा जाएगा। तो आपको कहना है यदि चार प्रतिरोध, ठीक है, सबसे पहले कहना है यदि चार प्रतिरोध P Q R S किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं पर स्थित हैं तथा इसके एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में सेल तथा कुंजी लगे होते हैं, तब सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर धारामापी का विक्षेप शून्य होता है। अर्थात सेतु संतुलन की स्थिति में है, तब चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात, देखिए शेष भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो अन्य भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको बोल देना है। देखिए आपको समझकर ही बोलना है, ठीक है। मतलब आप समझेंगे ना तो आप अपने भाषा में आपको लिख सकते हैं, परंतु जैसे बोला जाता है वैसे लिखेंगे तो और बेहतर होगा, ठीक है। आपको सुनकर, और अगर नहीं एक बार में आपको याद हो जा रहा है तो आप इसे कॉपी पेन पे जब बोला जा रहा है तो इसे लिखिए, जब सुन लीजिए उसके बाद पॉज करके उसके बाद लिखिए, फिर से सुनकर, ऐसे मतलब सुनकर आप अपने नोट्स बनाइए और स्वयं नोट्स बनाइए, ठीक है। तो एक बार और मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। और सबसे पहले तो आप स्वयं एक बार वीडियो को रोककर और आप एक बार बोलिए, ठीक है, एक बार बोलिए आप, ठीक है। तो बोल लिए होंगे आशा है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूं। आपको क्या कहना है, किसी चतुर्भुज कहना है क्या, यदि चार प्रतिरोध P Q R S किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं पर स्थित हैं तथा इसके एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में कुंजी तथा सेल लगे होते हैं, तब सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर धारामापी का विक्षेप शून्य होता है। अर्थात सेतु संतुलन की स्थिति में हो तब चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही आपका हो गया कथन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कथन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा, ठीक है। अब हमने इसके बाद अब हम करना है क्या, अब इसका गणना करना है, इसको प्रूफ करना है, इसको गणना करना है, ठीक है। तो ये तो हमने यहां से आपको कथन बता दिया, अब इसको मिटा दे रहा हूं, उसके बाद हम इधर गणना करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब गणना इसका, ठीक है। तो हमने आपको किरचॉफ के नियम के लिए क्यों आपसे कहा था, आपको गणना में समझ में आएगा, ठीक है, कि गणना में हमने किरचॉफ के नियम का इतने इंपॉर्टेंट क्यों बताया, कि किरचॉफ का नियम आप याद रहेगा तो अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा धारामापी का विक्षेप शून्य होता था सेतु संतुलन की स्थिति में हो, ये हमने बताया परिभाषा में। अर्थात कहने का मतलब है जो IG है ना उसका मान शून्य हो, ठीक है। यही कहने का मतलब है यहाँ पे कि धारामापी के विक्षेप शून्य हो। इसका मतलब कि धारामापी के विक्षेप कब शून्य होगा, जब धारा प्रवाहित इसमें नहीं होगा ना, जब शून्य धारा प्रवाहित होगा। एक तरह से कहा जाए कि इतनी कम धारा प्रवाहित होती है कि उसे मान लेते हैं नगण्य, शून्य मान लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये इसका मतलब IG का मान क्या होता है, 0 होता है। ये इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखिए गणना में तो सिंपल से आपको लिखना है, सबसे पहले तो कथन लिखना है, उसके बाद इस फिगर को जैसे बनाया गया है वैसे फिगर बना देना है, उसके बाद आपको लिखना है गणना, ठीक है, गणना लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है कि बिंदु B, ठीक है, विकर्ण V आपको लिखना है, बिंदु लिखिए या विकर्ण लिखिए, बिंदु B पर किरचॉफ का प्रथम नियम पहले लगाएंगे, ठीक है, प्रथम नियम, ठीक है, मतलब बिंदु B पर किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है। तो प्रथम नियम हमने बताया था आपको कि किसी संधि से आने और जाने वाले समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। तो आपको एक बार में तो समझ में नहीं आया होगा, जो पढ़े होंगे उनको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर तुरंत देख लीजिएगा। तो हमने बताया था कि मतलब आपको थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूं, प्रथम नियम में बताया था कि ये कोई संधि है या बिंदु है,
इससे जाने वाली और आने वाली, इससे जाने वाली और आने वाली, मतलब ऐसे जा रही हैं और कोई आ रही हैं, ऐसे जा रही हैं ऐसे आ रही हैं, ठीक है। मतलब जाने और आने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब जो आ रही हैं, और इसमें हमने बताया था चिन्ह परिपाटी में कि जो आ रही हैं, जो विद्युत धाराएं आ रही हैं, देख रहे हैं ये आ रही है ना, इधर आ रही हैं संधि की ओर, तो जो आएंगी, ठीक है, आने वाले को हम क्या करते हैं पॉजिटिव से, इसका मतलब क्या होता है, ये धनात्मक होती हैं, और जाने वाली क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ये हमने चिन्ह परिपाटी में प्रथम नियम के किरचॉफ के नियम बताए थे आपको कि जो धारा आती है उसे प्लस से डिनोट करते हैं, और जो धारा जाती है उसे माइनस से डिनोट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसको बारे में आपको जानना आवश्यक था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो हमने कहा बिंदु बी पर किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है। तो प्रथम नियम, तो देखिए यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से धारा जा रही है, ठीक है, यहाँ से धारा जा रही है, तो आई धारा जा रही है ना, तो हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे I1, ठीक है। देखिए यहाँ से धारा जा रही है, ठीक है, तो ये संधि की ओर जा रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई कुछ नहीं है तो एक संधि है ना, तो ये क्या हो रही है, धारा इस तरह जा रही है तो संधि की ओर जाएंगी, तो हम इसलिए इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये संधि से ये दोनों धाराएं जा रही है, मतलब ये निकल रही है, ये तो संधि की ओर जा रही है, ये निकल रही है, तो जो दोनों निकलती हैं इसे हम माइनस से लिखते हैं, ये बात आपको पता होगा। तो हम माइनस से इसके आगे क्या लिख देंगे, IG माइनस I2 भी, ये भी माइनस में हो जाएगा। अब विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है जो संधि की ओर जाएंगे तो उसे हम प्लस में लिखेंगे, और जो इस संधि से दूर जाएंगे उसे हम माइनस में लिखेंगे। अब हमने आपको बताया कि I1 और इन दोनों को हम इधर भेज दें तो ये I2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने IG नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं IG इक्वल टू शून्य होता है, ठीक है, इस बात को हम जानते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज मिल गया, ये मतलब I1 जो होता है, I1 जो धारा होती है ये I2 के बराबर होती है, ये हमें मिल गया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे बिंदु डी पर किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है। मतलब बिंदु डी पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि धारा इसमें संधि से ये क्या हो रही है, ये इधर जा रही है, मतलब इधर से निकल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। और इधर से क्या हो रही है, ये संधि से ये भी क्या हो रही है, इधर निकल रही है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए ये संधि से ये क्या हो रही है, संधि की ओर आ रही है, तो इसे हम प्लस लेंगे। ये जो धाराएं हैं ये IG यहाँ पे बिंदु की ओर ये आ रही है, तो क्या हो जाए IG ले लेंगे। और ये क्या हो रही है, संधि से दूर जा रही है, तो इसे भी हम माइनस ले लेंगे, I4 इक्वल टू 0 ले लेंगे कि नहीं। उसके बाद हम देख रहे हैं, देखिए ये जो संधि है, समझिएगा ये संधि है, तो देख रहे हैं I3 है, ये संधि की ओर आ रही है तो इसके आगे प्लस लिया है। ये जो है IG ये भी संधि की ओर आ रही है तो इसलिए प्लस लिया है। और ये देख रहे हैं संधि से I4 जो धाराएं हैं वो निकल रही है तो इसलिए माइनस लिया है, ठीक है, इक्वल टू 0 ले लिया है, ठीक है। और उसके बाद इसका मान हम जानते हैं शून्य होता है, तो इसीलिए I3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये इधर चला गया, ठीक है, तो I4 मतलब यहाँ पे ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये हमें मिल गया कि नहीं। और यहाँ पे नोट्स में आप दिखा देंगे ऐसे कि IG इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, ये आपको दर्शा देंगे। उसके बाद तब लिखेंगे, तब, ठीक है। मतलब देखिए बिंदु बी पर भी किरचॉफ का प्रथम नियम लगाया, ठीक है, बिंदु डी पर भी किरचॉफ का प्रथम नियम लगाया, दोनों में प्रथम नियम लगाया है। अब बंद जाल का नियम हमने द्वितीय नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम में बंद जाल का नियम पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने बंद जाल के नियम में बताया था चिन्ह परिपाटी में कि हम क्या करते हैं, कोई भी परिपथ है, जैसे एक बंद जाल है, ठीक है, यही तो बंद जाल होता है ना, ठीक है। तो परिपथ में हम चलते हैं, इस परिपथ में हमने बताया था आपको, ठीक है, आप पढ़े होंगे तो हमने बताया था आपको कि इस परिपथ में हम चलते हैं, मतलब हम चल रहे हैं इधर और धारा इधर बह रही है, ठीक है, मतलब हम इधर चल रहे हैं इस परिपथ में और धारा इधर बह रही है। मतलब अगर धारा के विपरीत हम चल रहे हैं तो वहां पर हम क्या लेते हैं, वहां पर वो माइनस हो जाते हैं वो धाराएं। और यदि धाराएं इधर ही अगर हम इधर ही चल रहे हैं और धारा भी इधर ही बह रही है तो वहां पर हम
हम पॉजिटिव लेंगे। ये हमने आपको बताया था किरचॉफ के द्वितीय नियम में, ठीक है। तो उसको भी आप मतलब यहाँ पे तो थोड़ा सा बेसिक मैंने बता दिया, परंतु आप किरचॉफ का नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप जाकर डिस्क्रिप्शन में ऑल वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाकर एक करके किरचॉफ का नियम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो इस बात को बस जान जाइए कि अगर हम किसी परिपथ में चलते हैं तो चलने की दिशा हमारे धारा की दिशा, जो धारा बह रही है उसी दिशा में हम चल रहे हैं, तो वहां पर हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और अगर धारा हमारी विपरीत हो तो वहां पे निगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो हम एक बंद जाल लेते हैं, तो बंद जाल ए बी डी ए में किरचॉफ का द्वितीयक नियम, ठीक है। देखिए मतलब ए बी डी ए ये एक प्रकार का बंद हो गया है ना, तो बंद जाल में, बंद जो जाल है या बंद परिपथ है, इसमें हमने क्या लिया है, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, ठीक है। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो आपका ये एकमात्र यही कारण है कि आपको बेसिक जो पहले आपको पढ़ा दिए गए वो आपका कंफर्म नहीं है, ठीक है, वो आपका क्लियर नहीं है, इसी कारण आपको कुछ बातें आपको समझना नहीं पड़ रहा होगा, सीधा आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। और अगर आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे होंगे ना, तो आपको 100 में 100% समझ में आना ही चाहिए, ठीक है, आना ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको यही एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि आपको पीछे की जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आप समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए बी डी ए एक बंद जाल लिया है, एक बंद परिपथ लिया है, जिसमें हमने किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाया है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा तथा उसके संलग्न मतलब उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, ठीक है, उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, वो विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ये हमने पहले बता दिया है, ठीक है। तो इसके संगत प्रतिरोध, तो देखिए हमने लिया है ए बी डी ए में, तो इसके I1 है, ठीक है, समझिएगा, ठीक है, आपको मैं ये I1 है और इसके संगत प्रतिरोध R1 है, P है, प्रतिरोध P है, तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आ रहे हैं तो ये क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ से इधर आ रहे हैं ना, तो इसमें हम देखिए इसमें हम परिपथ में चल रहे हैं, तो धारा भी बह रही है इधर और हम चल भी रहे हैं इधर, तो धारा की दिशा में हम चल रहे हैं, तो इसीलिए प्लस लिया है आगे, और यहाँ पे भी हम ऐसे आए और इधर चलने लगे, ठीक है, क्योंकि ए बी डी लिया है ना, ए बी डी ए, तो इसके बाद हम इधर चलने लगे, तो धारा भी इधर भी रहा है और हम इधर ही चल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी प्लस लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से भी क्या ले लिया, IG धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पे क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम इधर चलेंगे, इधर हम चलेंगे तभी तो ए तक पहुंचेंगे, तो हम देखिए कि इधर हम चल रहे हैं और धारा इधर बह रही है, मतलब धारा हमारी विपरीत बह रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लगा देंगे I3, और यहाँ पे प्रतिरोध R है तो R लिख देंगे, और हम जानते हैं इसका क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे I1P, और इसका मान हम IG का मान जानते हैं शून्य होता है, तो शून्य में G का गुणा कराएंगे तो शून्य हो जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे, और उसके बाद यहाँ से ये माइनस में है इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो I3R ये आपका हो गया, ठीक है, तीसरा निकल गया, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। तो मतलब ए बी डी ए में हमने किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाया, तो ये हमें प्राप्त हो गया कि I1P बराबर होता है I3P के, ठीक है, ये बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद हमें आगे समझना है, ठीक है, ठीक है। अब हम लेंगे B C D B, इसमें हमने किरचॉफ का द्वितीय नियम इसमें भी लगाना है, तो हम लिखेंगे कि B C D और B में किरचॉफ का द्वितीयक नियम, ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, परिपथ में चल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि इसमें भी धारा इधर ही प्रवाहित हो रही है, हम चल भी इसी दिशा में रहे हैं, तो इसका मतलब कि
I2Q हो जाएगा। इसके आगे हम I2 के आगे क्या लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि हमारी चलने की दिशा धारा की दिशा के बराबर है, ठीक है, इसलिए तो हम यहाँ पे प्लस ले लिए। उसके बाद हम यहाँ से अब इधर चलते हैं, तो जब हम इधर चलेंगे तो देख रहे हैं धारा तो इधर बह रही है, हम इधर से आ रहे हैं, तो इसका मतलब विपरीत है। तो यहाँ पे हम जो माइनस का चिन्ह लेंगे, माइनस लगा देंगे आगे, और ये क्या हो जाएगा, I4 धारा प्रवाहित हो रहा है, और इसके संगत प्रतिरोध कौन है, S है, तो S लिख देंगे, ठीक है, S लिख दिया। और इसके बाद यहाँ से हम फिर से B तक जाएंगे, तो यहाँ से हम इधर जा रहे हैं, तो देख रहे हैं धारा इधर प्रवाहित हो रही है और हम इधर जा रहे हैं, तो मतलब IG G हो जाएगा। इसके आगे भी माइनस लगा देंगे क्योंकि विपरीत है ना, तो IG और G लगा देंगे, इक्वल टू 0 होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका मान जानते हैं कि IG का मान 0 होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया कि I2Q इक्वल टू हमें क्या हो गया, इसको हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, I4S हो जाएगा। ये हमें चौथा मिल गया समीकरण। ये क्या था, ये मान लेते हैं, इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण फर्स्ट, और इसको समीकरण सेकेंड दे दिया, और इसको समीकरण थर्ड दे दिया, और इसको समीकरण फोर्थ दे दिया, ठीक है। तो ये हमने तीन हमने ज्ञात किया है, एक ये और एक ये और एक ये और एक ये हमने 4 हेडिंग ज्ञात किए हैं। अब समीकरण 3 में ना, समीकरण 3 में 4 का भाग दे देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, ठीक है, जब भाग देते हैं तो देखिए इसके यहाँ पे क्या है, इक्वल के इधर वाले से इधर वाले में भाग दे दिया जाएगा, और बराबर के इधर वाले में इधर से भाग दे दिया जाएगा। बात देखिए, मतलब IG I1P है, I1P में I2P से भाग दे दिया जाएगा, I2Q से, ठीक है, इक्वल टू फिर से I3R में हम किससे भाग देंगे, I4S से भाग देंगे कि नहीं, क्योंकि हमने कहा था कि समीकरण 3 में, मतलब समीकरण 3 में 4 से भाग देंगे, मतलब इससे भाग देना है इसमें, तो हमने क्या किया, इसमें भाग दे दिया है इससे। तो देखिए IP अब IQ हो गया है, फिर से I3R में हमने क्या किया है, I4S से भाग दे दिया है। उसके बाद ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये I1 I2 से कैंसिल हो जाएगा, I3 I4 से कैंसिल हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कैसे, तो आप ध्यान से दे रहे होंगे ना, तो आपको पता होगा कि यहाँ हमने सबसे पहले ही ज्ञात कर लिया है कि जो I1 होता है वो I2 के बराबर होता है, और जो I3 होता है वो I4 के बराबर होता है। तो जब I1 I2 के बराबर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, और जो I3 है वो I4 के बराबर है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो जब ये कैंसिल हो गए तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, PQ इक्वल टू R और S, यही तो हमें प्राप्त हुआ, समझ में आ रहा है। और यहीं से हम लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो यही तो हमारा कथन कह रहा था, कि कथन क्या कह रहा था, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, ठीक है। तो कथन में एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, क्या कहेंगे, पहले आप एक बार और बोलिए, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। पॉज कर दीजिए वीडियो को और बोलिए, ठीक है। तो आप बोल लिए होंगे, ठीक है। तो अब हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो आपको कहना है कि यदि 4 प्रतिरोध, ठीक है, यदि 4 प्रतिरोध PQRS किसी चतुर्भुज के 4 संलग्न भुजाओं पर स्थित हैं, तथा इसके एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में कुंजी तथा सेल लगे हुए हैं, तथा सेल से धारा प्रवाहित करने पर धारामापी का विक्षेप 0 होता है, अर्थात सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तो चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात चतुर्भुज के शेष 2 भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। और यही तो हमने बताया था कि 2 संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष अन्य भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, यही तो बताया था आपको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ये मतलब उतना आपसे कहा जाए कि सिंपल से मैं कह दूं कि इजी है, देखिए ये इजी नहीं है, ये बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए तो मतलब अगर समझ गए तो बहुत ही आसान है, और ना समझे तो बहुत ही दिक्कत वाला है, ठीक है। परंतु इतना भी इजी नहीं है कि कोई भी इसे समझ सकता है, ठीक है, इतना भी इजी नहीं है, ठीक है। इसलिए ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप क्लियर करके जाएंगे हमेशा के लिए, और याद रखेंगे इसको, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट के
इंपॉर्टेंट के श्रेणी में इसे रखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसे इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखेंगे और इसे याद करके ही, मतलब इसको समझकर याद करके ही आपको बोर्ड एग्जाम देने जाना है, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छे से समझ में आया है ना, तो हमारा सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आया है। अगर आपको इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई भी आपको डाउट है ना, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, ठीक है। और अगर वीडियो मतलब अच्छा भी लगा हो, आपको समझ में भी आया हो, या हम कोई मतलब बार बार एक ही चीज़ को बता रहे हैं या आपको अच्छा ना लगा हो, तो इसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि ये मैं जानूंगा कि हाँ मुझ में क्या कमी है, तो उसको दूर करने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात को जरूर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा क्लास 12 ऑल वीडियो प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाकर एक एक वीडियो को पार्ट वाइज आप पढ़ सकते हैं। मतलब सिलेबस जो आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का ये पार्ट 1 है, ठीक है, वहाँ से आप जाकर, ठीक है, जो आपका चैप्टर है 1 से, वहाँ से जाकर एक एक करके सीक्वेंस में वीडियो को देख सकते हैं और अपना सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़िए, ठीक है, प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़िए, आपको बहुत ही आसानी से आपको हर टॉपिक आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो और आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूँ कि अगर आपको कोई भी फिजिक्स के रिलेटिव अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक मान लीजिए आपको व्हीटस्टोन सेतु आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सिंपल से क्या कीजिए, यूट्यूब पे लिखिए व्हीटस्टोन सेतु, उसके बाद हमारे चैनल का नाम लिखिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक बार और मैं आपको कह दूँ कि ऐसे मतलब मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।